हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके अलावा एक और चीज देखने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों चीजों के लिए आपको एक चीज समझनी जरूरी है, दैट इज सेल एंड बैटरी। ओके, तो सेल बोले तो क्या होता है, लेट अस डिस्कस कि अगर हम बात करें कि सेल क्या है, तो ये कुछ नहीं है, एक ऐसी डिवाइस है जो दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। सेल क्या है बच्चों? Cell is a device which maintain potential difference मतलब PD between its two terminal। ओके, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है, तो उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम कौन करता है? सेल करता है। ओके, सो ये पॉजिटिव बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया, तो उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा जिस डिवाइस में, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। लाइक आपका घड़ी का जो सेल होता है, या फिर आप देख लो तो घर पर घड़ी होती है, उसके अलावा रिमोट कंट्रोल है, तो उसमें सभी में हम क्या यूज करते हैं? सेल यूज करते हैं, हम उसको सेल बोलते हैं। लेकिन वो डिपेंड्स है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है या सिंगल सेल है। ओके, कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? बैटरी बोलते हैं। बैटरी का मतलब क्या होता है? यस, डेफिनेटली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर डिफरेंस क्या होगा सेल और बैटरी में? बैटरी इट इज नथिंग बट द सेल, लेकिन ग्रुपिंग ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। और कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। तो पहले तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि सेल और बैटरी क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डिस्कशन होगा वो पूरा का पूरा ये दोनों चीजों पर ही डिपेंड रहने वाला है। ओके बच्चों, सो बैटरी दैट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। दोनों का काम क्या है? एक ही काम है, क्या? कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर प्रॉपर होगा तो इस सर्किट में जब भी मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा तो करंट फ्लो होने लगेगा। लाइक मोबाइल की बैटरी कंसीडर कर लो आप, कि मोबाइल में पीछे बैटरी लगी होती है, इट्स ऑल्सो बैटरी, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, इसमें बैटरी होती है ना। तो अब ये बैटरी क्या करती है कि जब भी इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होता है, इसीलिए लाइक ये वर्किंग कर रहा है। ओके, सो अगर बैटरी यहाँ पर चार्ज है तो इसमें डेफिनेटली क्या होगा? जब भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। हो सकता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर बल्ब हो, या फिर टेलीविजन हो, या फिर इट्स मोबाइल, आपका मोबाइल भी हो। ओके, सो अब बात यहाँ पर क्या डिस्कस करनी है हमें? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। सो लेट अस डिस्कस प्रॉपर्ली कि मान लो ये मेरे पास कोई सेल है, उसके टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, या मान लो अभी टर्मिनल जैसा कुछ है नहीं, चलो ना अभी बोल दिया है तो बोल दिया कि इसके अंदर, सेल के अंदर क्या होता है बच्चों? सेल के अंदर हम एक चीज ऐड करते हैं। आपने 10th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया और केमिस्ट्री में भी स्टडी किया है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो सेल के अंदर एक चीज हम ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक ऐसा केमिकल है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। ओके, लाइक ये पॉजिटिव, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो भी पॉजिटिव आयंस होंगे सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो क्या करेंगे बच्चों? तो ड्यू टू द नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स, ये पॉजिटिव आयंस नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लगेगा, मतलब कि सारे पॉजिटिव आयंस कहां पर जाने की कोशिश करेंगे? यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल की साइड जाने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली जो इसके अंदर नेगेटिव आयंस होंगे, जहां पर भी होंगे, वो क्या करेंगे? नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स की बदौलत ये नेगेटिव टर्मिनल की साइड जाने की कोशिश करेंगे। तो एक ऐसा वक्त आएगा कि धीरे धीरे ये सारे पॉजिटिव आयंस इस साइड चले आएंगे और धीरे धीरे सारे नेगेटिव आयंस किस साइड आ जाएंगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज सबमिट हो गया, यहाँ पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज सबमिट हो गया। तो अगर एक साइड पूरा पॉजिटिव है, दूसरी साइड पूरा नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ, तो उसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हुई। ओके, तो ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में अभी स्टोर हो गई। ओके, कि आयन से वो यहाँ पर सबमिट हुए। तो जो ये नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब कि लो पोटेंशियल था, देखो अभी हम यहाँ पर पॉइंट पर आ रहे हैं कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक मुझे जो चार्ज को ले जाना था बच्चों, ये लो से हाई तक, ये ऑटोमेटिक गया नहीं, इस पर क्या लगा? नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स। पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा? पॉजिटिव टर्मिनल की साइड। तो ये नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी लगा उसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट भी कुछ हुआ, तो कुछ वर्क डन हुआ,
तो उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. लेट अस सी. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स can be defined as amount of work required to move unit positive charge from lower potential to higher potential, lower potential to higher potential. It is considered as electromotive force, EMF. It is not a force, it is what? Its unit is work done, volt. Sorry, इसका यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करो तो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज. So amount of work done due to non-electric force, that is Fn into D. Charge Q, so it is, इसका यूनिट क्या होता है? जूल. चार्ज का कूलम, मतलब इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? वोल्ट होगा. ध्यान रखना, इसका नाम सिर्फ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यूनिट और काम नहीं है. ओके, यूनिट किसका लग रहा है? इलेक्ट्रोपोटेंशियल है, उसी का लग रहा है. सो बी केयरफुल. अब आप बोलोगे कि सर तो इसमें दोनों में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल में. डेफिनेटली है, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि ईएमएफ क्या है. कुछ नहीं, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. भाई तो देखो यहाँ पर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज सबमिट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा Fe फॉरवर्ड साइड, लेकिन उसके अगेंस्ट जो वर्क लगेगा उस चीज को हम बोलते हैं ईएमएफ. ये सिर्फ यहाँ पर आप नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऐसा बोल रहे हो? नहीं, ध्यान से समझना. दूसरी बार डायग्राम बना रहा हूं कि मान लो यहाँ पर ये काफी सारा पॉजिटिव चार्ज है. अब मान लो ये पहला आया, पहले तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स था ही नहीं, पहला आया, दूसरा आया, यहाँ पर नेगेटिव सबमिट हुए 2. अब इस पर क्या होगा? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ फॉरवर्ड लगेगा, लेकिन अभी भी ये तीसरा वाला आना चाहता है नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, तो ये માંડ यहाँ पर पहुंचा. फिर अगेन यहाँ पर नेगेटिव पहुंच गया. इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ना जब सबमिट चार्ज हो जाएंगे. तो फिर अगेन ये चौथा वाला आना चाहता है, लेकिन अब तीनों उसको अपोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है कि वो यहाँ पर पहुंच जाए. तो एक ऐसा वक्त आएगा जब जो ये नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स और नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों सेम हो जाएंगे. तब यहाँ पर चार्ज की लेन देन बंद हो जाएगी, इधर उधर इधर उधर. ओके, तो ये पार्टीशन जैसा हुआ कि ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है. आप ऐसे समझ लो बच्चों, क्या है ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है. अब पाकिस्तान वाले में जो यहाँ पर हमारे नागरिक थे वो यहाँ पर आना चाहते आए, उनके वाले यहाँ पर गए, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब यहाँ पर दोनों की आर्मी यहाँ पर तैनात हो गई. तो आर्मी तैनात हो गई मतलब अब कोई सिटीजन इधर उधर नहीं जा पाएगा. तो वो कंडीशन में क्या होगा कि अब ये स्टेबल हो जाएंगे चार्ज, सब अपनी जगह पर ऐसे ही. ओके, इसके सैनिक यहाँ पर सरहद पर है, यहाँ पर इसके सैनिक सरहद पर है, मतलब कोई लेन देन होगी नहीं. मतलब कि अब यहाँ पर इसके बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया. और जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ है दोनों के बीच में, उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ. उसी को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. दैट्स इट. ओके बच्चों, तो ये काफी बेसिक और सिंपल मीनिंग था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का. तो अब हम आगे बढ़े, तो अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या डिफरेंस है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस सी अगेन कि मान लो कि मेरे पास सेल है, कोई सेल जिसका ईएमएफ E है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है. तो मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट यहाँ पर A, ये पॉइंट B. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बी केयरफुल, ये प्रॉपर्ली आपको समझना ही पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि ये R के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. नहीं समझे? तो वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B, मतलब कि A टू B तक जो भी वर्क लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल. WAB पर यूनिट चार्ज. ओके, सो इट इज पोटेंशियल डिफरेंस. बट EMF इज व्हाट? वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट, मतलब वन कंप्लीट सर्किट में जो वर्क लगेगा उसको हम बोलते हैं ईएमएफ. यस, इसमें आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हो,
फिर से पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ए टू बी तक पहुंचने के लिए जो वर्क होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस था, और वो कितना होने वाला है, जितना ये रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस होगा, कई को, बिकॉज उसके अलावा तो ये कंडक्टिंग वायर है, तो V इज इक्वल टू आई आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। बट ईएमएफ क्या है इसी सर्किट में, तो ए से शुरू करूं, बी तक पहुंचा, बी से ये नेगेटिव से वापस पॉजिटिव आया, मतलब वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए टू बी टू ए पर यूनिट चार्ज, दैट इज ईएमएफ। ओके, फाइनली ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जाने के लिए वर्क हुआ, वही हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब कि ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज थ्रू आउट द सर्किट, कंप्लीट पाथ पर अगर हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ईएमएफ। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव पहुंचा रहे हैं तो होगा पोटेंशियल, फिर वापस नेगेटिव टू पॉजिटिव ले आ रहे हो तो हो जाएगा ईएमएफ। ओके, सो हियर इट इज वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। अब ये दोनों सेम हो सकते या नहीं हो सकते, एक कंडीशन में हो सकते कि मान लो कि मैंने यहां पर कोई रेजिस्टेंस रखा ही नहीं, या ये ओपन सर्किट कंडीशन, तो अगर ओपन सर्किट कंडीशन है तो करंट तो इस सर्किट में जीरो फ्लो हुआ, तो जब भी ओपन सर्किट कंडीशन होगी, ओपन सर्किट कंडीशन का मतलब है कि इस सर्किट में जीरो करंट है, मतलब जो हमारे पास सेल होता है उसको किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया है, तो उस हालत में हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों सेम हो गए। कब, जब बैटरी के साथ कुछ एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट नहीं किए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओपन सर्किट कंडीशन, मतलब उसमें कोनो करंट फ्लो होने वाला नहीं है। तो अगर गिवन बैटरी में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसके दो एंड के बीच में जो ईएमएफ होगा वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आप बाजार में से सेल परचेस करना बैटरी, ओके, एवर रेडी या ऐसे कोई आ रहे ना पैनासोनिक, तो उसमें उसका स्पेसिफिकेशन लिखा होगा 9 वोल्ट। आप देखना कभी भी अब से परचेस करो या घड़ी में निकाल कर देख लेना, उस पर लिखा होगा 9 वोल्ट, इट में बी 6 वोल्ट, इट में बी 3 वोल्ट, डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग की बैटरी आती है। तो वो क्या होता है, वो होता है ईएमएफ। उसका क्या होता है, ईएमएफ। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल्स के बीच में होता है वो ईएमएफ। आप उसको किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ बाजार से ला रहे हो, तो वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस वी भी बोल सकते हो, ई इज इक्वल टू वी। लेकिन उसी सेल को अगर रिमोट में लगा दिया फिर आप मेजर कर रहे हो तो वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वी। अभी भी नहीं समझे, सो लेट अस सी, आपने बाजार से सेल लाया, इस पर लिखा हुआ है 3 वोल्ट, तो मतलब ये ईएमएफ इसका कितना है, 3 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है, 3 वोल्ट। काहे को, बिकॉज हमने इसको किसी के साथ भी लगाया नहीं, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें से कोई चार्ज निकल नहीं रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सेम, ओपन सर्किट कंडीशन। लेकिन मान लो कि मैंने ये घड़ी के साथ लगा दिया, चलो ये हैंड वॉच के साथ लगा दिया, रिमोट कंट्रोल के साथ लगा दिया, तो अब इसमें करंट फ्लो होने लगा, या तो अब ये करंट फ्लो होने लगा, तो अब ईएमएफ 3 वोल्ट होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट नहीं होगा। ओके, इट मस्ट बी लेस देन 3 वोल्ट। वो कैसे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस देखने वाले हैं, उसकी वजह से होता है। लेकिन अभी आप मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है, ये काफी जरूरी चीज है बच्चों। सो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि ईएमएफ क्या है, अब हम देखने वाले हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। ये दोनों चीजें जरूरी है अगर आपको बैटरी और सेल समझना है प्रॉपर्ली, तो EMF and another one that is internal resistance. Okay, so let us see another topic, that is internal resistance. So next one, there is इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों आपने केमिस्ट्री में या फिर 10th स्टैंडर्ड में एक चीज स्टडी की थी कि कोई भी बैटरी होती है तो वो उसके अंदर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है ताकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है वो अपनी अपनी जगह पर सबमिट हो जाए। आपने ऐसा कुछ देखा होगा कि मान लो ये मेरे पास बीकर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, सपोज लीड बैटरी की बात करूं तो ये PbO2 है और यहां पर ये लीड है Pb। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। मान लो कि मैंने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर H2SO4 ऐड किया,
तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर H2SO पर ऐड कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा कि जो भी इसमें से पॉजिटिव आयंस है वो यहाँ पर जाना चाहता है, ओके, तो पॉजिटिव आयंस इस पर सबमिट होना चाहता है तो इलेक्ट्रोलाइट उसको क्या करेगा, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस करेगा, रजिस्ट करेगा। काहे को? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ओके, कि कुछ भी यहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसके पास में क्या, उसके रास्ते में क्या करेगा, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, रजिस्ट करेगा उसको। मतलब कि उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रोलाइट चार्ज को, आयंस को जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस इट कैन बी डिफाइंड एज, काफी इजी चीज है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ चार्ज inside the cell or battery is called internal resistance। उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। काफी बेसिक चीज है बच्चों कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है चार्ज के फ्लो को, उसको हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका काफी इंपॉर्टेंस भी है हर एक चीज में। ये कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड्स है, तो ये कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड्स है, लेट अस डिस्कस। ये पहले तो डिपेंड्स है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना रखा हुआ है। अमाउंट मतलब उसको टेक्निकली लिखे तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना है, वो मैटर करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा या कम है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अगर हम दूसरी चीज देखें तो सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, उस पर भी डिपेंड है, ओके, कि इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होता है। दूसरा है डिपेंड्स टेम्परेचर पर, ओके, तो टेम्परेचर कम है ज्यादा है उस पर भी डिपेंड्स है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ओके। चौथा डिपेंड्स है कि एरिया ऑफ फ्लैट इलेक्ट्रोड्स का एरिया कितना है उस पर भी डिपेंड्स रहता है। और पांचवी एक चीज है जिसको हम ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास जो सेल है उसका इलेक्ट्रोलाइट फ्रेश है, मतलब फ्रेश बैटरी है या पुरानी बैटरी है। जैसे जैसे बैटरी की लाइफ कम होती जाती है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, ओके, तो ये प्रैक्टिकली आप ऐड कर सकते हो। सो ये सारी चीजें हैं जिस पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड है। सारा का सारा मामला किसका है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स का है, ओके। सो ये था इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम देखें तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। So let us discuss about relation between the potential difference, internal resistance and EMF. Relation between potential difference, EMF, internal resistance and electric current. तो सिंपली बैटरी का सिंबल क्या होता है बच्चों, सेल का। अभी मैं दिखाऊं सेल तो ये सिंपली एक पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा वाला दिखाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल छोटा वाला दिखाएंगे, तो इसको हम सेल बोलते हैं। अब जैसे कि हमने बोला कि इसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करता ही है, मतलब मैं इसको इंटरनल रेजिस्टेंस वाले को इसको डॉटेड लाइन के साथ दिखा रहा हूं, पूरा बैटरी वाले को। काहे को? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इटसेल्फ सेल के अंदर होता है, ओके, लाइक ये सेल है उसके इलेक्ट्रोड से तो उसके अंदर ही होता है, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन के साथ ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हमारा कन्वेंशन है और कुछ नहीं है। तो इसमें कोई चिंता मत करना और कुछ सोचना मत ज्यादा बहुत। और जब मैंने यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया बच्चों, डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होने वाला है। तो अब आपको फिर से सोचना है कि इसका ईएमएफ ई है, तो मैं ईएमएफ ई को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इट्स नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। मतलब ये बोल सकता हूं कि ए टू बी तक पहुंचने के लिए कितना वर्क चाहिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, दैट इज वी डैश। अब आप यहां पर कंफ्यूज हो गए,
बच्चों कि अगर मुझे चार्ज को यहाँ से वापिस ए तक लाना है, ए टू बी फिर से बी टू ए, तो ए टू बी के लिए कितना वर्क चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज मतलब बी चाहिए, दैट इज आई आर। लेकिन बी टू ए वापिस लाना है तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? आर। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये तो आई कैपिटल आर था, तो वी क्या होगा? आई स्मॉल आर। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा। ओके, ये बैटरी के बीच में ही होता है, उसी को क्रॉस करने के लिए मुझे इतना वर्क चाहिए। सो फाइनली टोटल ईएमएफ क्या हुआ थ्रू आउट कंप्लीट सर्किट, अगर हम वर्क कर रहे हैं तो देख रहे हैं तो, सो दैट इज आई आर प्लस स्मॉल आर, दैट इज ईएमएफ ई। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर स्मॉल आर। V डैश की जगह पर आई स्मॉल आर रखा है, सो V इज इक्वल टू E माइनस आई स्मॉल आर। सो ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन हम निकाल सकते हैं, जो भी हमारे दिमाग में है उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन। लाइक मेरे मुझे ये मालूम है कि V इज इक्वल टू आई कैपिटल आर होता है, तो मैं एक और रिलेशन निकाल सकता हूँ, आई की जगह पर E बाय आर प्लस आर रखा इंटू आर। सो इट शोज द रिलेशन बिटवीन V E R स्मॉल आर। एक और रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि स्मॉल आर के लिए मुझे चाहिए, मान लो तो मैं यहां से सब्जेक्ट बनाऊंगा आई स्मॉल आर दैट इज E माइनस V। सो स्मॉल आर दैट इज E माइनस V बाय आई। सो आई की वैल्यू में क्या रख सकता हूं? V बाय आर। तो ध्यान रखना, जिसकी जब भी जरूरत पड़े आप यूज कर सकते हो। सो इट्स E माइनस V बाय V इंटू आर। सो हियर it's the relationship between the different variables of given circuit. Okay, so यहां पर आपको कभी भी कोई भी इक्वेशन यूज करनी पड़ सकती है, लेकिन सबका यहां पर बेसिक इक्वेशन, फंडामेंटल इक्वेशन कौन सा है? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ओके, ये एक आप याद रख लो। तो यहां से भी आप समझ सकते हो कि अगर ओपन सर्किट कंडीशन है, ओपन सर्किट कंडीशन है तो आई कितना होता है, अब आप समझ गए हो। ओपन सर्किट कंडीशन का मतलब कि बैटरी ऐसे ही सेल हमने बाजार से लाया है और ऐसे ही रख दिया बेड पर, उसको कनेक्ट नहीं किया है, मतलब वो ओपन सर्किट कंडीशन हुई, मतलब आई इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। सो अगर आई जीरो है तो मैं यहाँ पर V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर में आई जीरो रखूंगा, तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? E। मतलब अब मैंने प्रूव कर दिया कि ओपन सर्किट कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ बोथ आर सेम, सिर्फ और सिर्फ ओपन सर्किट कंडीशन में होता है। इसके अलावा अगर सर्किट में कुछ भी करंट फ्लो हो रहा है तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, मतलब उसके अलावा की कंडीशन में V ऑलवेज क्या होगा? ईएमएफ से कम होगा, व्हेन I इज नॉट जीरो। ओके, लेकिन उसमें भी कंडीशन है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, तो वो हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब दो चीजें और एक ऐड कर देते हैं, चार्जिंग कंडीशन किसको बोलते हैं और डिस्चार्जिंग किसको बोलते हैं। सो लेट अस डिस्कस चार्जिंग किसको बोलते हैं और डिस्चार्जिंग किसको बोलते हैं। ओके, आप सिंपल इतना सोचो कि आप घर पर ये मोबाइल चार्ज करने में रखते हो ना, इसको बैटरी को चार्ज करते हो आप डेफिनेटली। तो मान लो कि ये मोबाइल की बैटरी है, ये बैटरी है, तो चलो सेल नहीं दिखाया, बैटरी दिखा दूं। चलो ये मोबाइल की बैटरी है, यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, चलो ऐसे मैंने दिखा दिया। अब इसको आपने क्या किया, तो यहाँ से चार्जर कनेक्ट किया इसके साथ, तो चार्जर कनेक्ट किया तो हुआ होगा क्या? करंट कहां से कहां फ्लो होता है, मुझे सिर्फ इतना बताओ। सोचो, बताओगे तो कैसे, सोचो अपने आप से। तो करंट चार्जर में से मोबाइल के बैटरी में आता है, हाँ या ना? यस। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस करंट एंटर्स इन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सबसे आपको याद क्या रखना है कि चार्जिंग प्रोसेस में करंट पॉजिटिव टर्मिनल में आता है और नेगेटिव से निकलता है। सो इट इज द कंडीशन फॉर चार्जिंग। काफी सिंपल है। अब डिस्चार्जिंग हो रहा है बच्चों, मान लो कि आपके पास जो बैटरी है उसमें डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो क्या होगा? सो अगेन डिस्चार्जिंग हो रहा है, मतलब मैंने क्या किया कि इसी मोबाइल को यूज करने लगा हूं मैं, कि मैंने यहाँ पर यूट्यूब स्टार्ट किया, ओसेम साइंस की चैनल स्टार्ट कर दी। चलो ओसेम साइंस की चैनल स्टार्ट कर दी यूट्यूब में, तो होगा क्या, ये चल रहा है मेरा मोबाइल। उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि इसमें बैटरी में जो भी चार्ज था वो फ्लो हो रहा है। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो करंट है
वो पॉजिटिव में से निकलेगा और नेगेटिव में आएगा। सो बी केयरफुल ऑलवेज। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या है, प्रैक्टिकली सोचो तो भी मालूम पड़ जाएगा। जब भी कंफ्यूज हो चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, इतना सोचो मोबाइल चार्ज करते हैं तो करंट कहां से कहां जाता है, तो करंट चार्जर में से हमारी बैटरी के पॉजिटिव में आता है, आ रहा है, मतलब चार्जिंग हो रहा है। सो ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस व्हाट इज द इक्वेशन, V इज इक्वल टू E प्लस IR। चार्जिंग प्रोसेस के लिए क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा होगा, बिकॉज करंट इज एंटर। नाउ ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू E माइनस IR। जब आप मोबाइल यूज करते हो तो V क्या होगा, E माइनस IR। जब आप मोबाइल चार्ज करते हो V क्या होगा, E प्लस IR। दैट्स इट। ओके, so here it is the difference between the charging process as well as discharging process. ओके, तो ये दिया नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन काफी जरूरी चीज है, न्यूमेरिकल में एमसीक्यू में डायरेक्टली यूज करना पड़ सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस टू टर्म्स। ओके, सो अब हमने जो यहाँ पर ये इक्वेशन देखी तो उसी के बेस ग्राफ स्टडी करेंगे। ओके, वेरिएशन ऑफ वी आर आई सभी के ग्राफ देखने वाले हैं। सो लेट अस सी नाउ। ये तो जरूरी है, पहले पढ़ा। सो वेरिएशन डिफरेंट ग्राफ अभी देख रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट ग्राफ है ईएमएफ वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बच्चों अगर यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लो नहीं है, सिंपल सा केस बोल रहा हूं, सेल आपने बाजार में से बैटरी का सेल लिया, बैटरी ली, परचेस की, तो उस सेल या बैटरी के लिए आपका 9 वोल्ट ईएमएफ है। अब रेजिस्टेंस नहीं लगाया तो भी 9 वोल्ट है, लगाओगे तो भी ईएमएफ क्या रहने वाला है, 9 वोल्ट रहेगा। ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट, ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। सो अगर ये पहले 9 वोल्ट था तो बाद में भी ईएमएफ कितना रहने वाला है, 9 वोल्ट ही रहेगा। ये कितना रहेगा बच्चों, अगर मैं ईएमएफ ई वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर का ग्राफ बनाऊंगा तो मान लो पहले 9 वोल्ट था तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोनो चेंज इसमें नहीं आएगा, मतलब ये सेम ही रहने वाला है। दैट्स इट। और अगर हम दूसरा ग्राफ अगर देखें वी वर्सेस आर का, तो देखो अभी हम बैटरी की बात कर रहे हैं, ईएमएफ की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो कृपया करके मेरे पर एक एहसान करना कि V इज इक्वल टू IR से V प्रोपोर्शनल टू R मत सोच लेना, ये तो कभी भी नहीं होगा, असंभव। सो हम यहां पर क्या करेंगे, तो मेरे पास अब मैंने ही आपको बोला कि V इज इक्वल टू IR होता है, आपने मान लिया। अब I का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, E बाय R प्लस R होता है, याद करो, I दैट इज E बाय R प्लस R। यस, मतलब कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल r पर भी डिपेंड रहेगा कि उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। ओके, ईएमएफ तो चलो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट प्रोसेस। सो अब मैं इसके साथ छेड़खानी कर रहा हूं, आर को क्या कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये न्यूमरेटर में तो उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भेज सकता हूं मैं। सो मैंने जब भी ऐसा किया तो मुझे क्या मिला, 1 प्लस आर बाई कैपिटल आर, ये V मिला, V दैट इज E बाय 1 प्लस आर बाई कैपिटल आर। मतलब अगर मुझे V वर्सेस R ग्राफ को प्लॉट करना है, किसको प्लॉट करना है, V वर्सेस R, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब भी R0 कंसीडर करूंगा, चलो यहाँ पर उसका कंडीशन लिख रहा हूं कि जब R0 है तो V कितना मिलेगा, तो आप लगा दो, R0 मतलब 1/0 इनफाइनाइट मतलब E बाय इनफाइनाइट, नहीं समझे, चलो फर्स्ट R इज इक्वल टू 0 तो V इज इक्वल टू E बाय 1 प्लस R बाय 0 मतलब इनफाइनाइट, मतलब V मिलेगा 0। तो चलो R0 V0 मान लिया। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल r जितना हो, दूसरा केस है R इज इक्वल टू स्मॉल r, तो V इज इक्वल टू E बाय 1 प्लस स्मॉल r 1, तो ये मुझे मिला E बाय 2। चलो कि जब R इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r होगा तो V कितना मिलता है मुझे, E बाय 2। सो चलो यहां से प्लॉट कर देंगे,
और एक चीज, R इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मान लो कि मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो यहां पर इनफाइनाइट रखूंगा तो V इज इक्वल टू E 1 प्लस R बाई इनफाइनाइट, दैट इज E। तो V इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, E 1 बाई इनफाइनाइट 0, मतलब डायरेक्टली E मिला। तो मान लो कि ये मैक्सिमम E, सो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं, इट्स लाइक दैट। फिर R इनफाइनाइट है, मतलब ये तो यहां से चलता ही जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ सकती है, E जितनी, ये R इज इक्वल टू कैपिटल R लगा दिया हमने यहाँ पर। सो इट इज द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V वर्सेस E। ये मैक्सिमम E की वैल्यू है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। ओके, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों ये। ओके, कोई कुछ इतना हार्ड नहीं है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा प्रैक्टिकली। नाउ थर्ड वन अगर हम देखें तो V वर्सेस I ग्राफ, अगेन ओम्स लॉ सोच रहे हो तो थोड़ा ध्यान से सोचना। V वर्सेस I ग्राफ सोचा है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद है, मतलब हम ये नहीं लगा सकते कि चलो V प्रोपोर्शनल टू I और काम खत्म, नहीं होता है, ऐसे तो कभी नहीं होगा। सो हम क्या कर सकते हैं, लेट अस सी। तो V, हमारे पास क्या इक्वेशन है बच्चों, V इज इक्वल टू E माइनस IR इक्वेशन है, याद करो। यस है। सो मैं इसके लिए क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, V इज इक्वल टू माइनस IR प्लस E लिख रहा हूँ, कई को, क्योंकि मुझे V वर्सेस I चाहिए। अब थोड़ा सोचो ये किसकी इक्वेशन बन रही है, तो ऐसी कुछ इससे मिलती जुलती इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो मुझे y कितना मिल रहा है अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो v, m कितना मिल रहा है माइनस r, x कितना मिल रहा है i, इसको कंपेयर कर रहा हूं मैं, और c दैट इज व्हाट e। c स्टैंड्स फॉर इंटरसेप्शन ऑन y एक्सिस, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। सो अगर हम इसका ग्राफ बनाए v वर्सेस I का, तो v इज इक्वल टू माइनस IR प्लस E है। अगर मैं I 0 बना दूंगा, फर्स्ट I 0 बना दूंगा तो v इज इक्वल टू E हो जाएगा, मतलब मान लो कि यहाँ पर E है और v सेम हो जाएगा। तो चलो एक स्टेप तो हो गया। दूसरा कि अगर v इज इक्वल टू 0 बोलूं तो I क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू IR, मतलब I इज इक्वल टू E बाय R, मतलब ये मैक्सिमम करंट हो जाएगा। नहीं समझे ये, देखो V इज इक्वल टू E माइनस IR है, तो IR इज इक्वल टू E माइनस V होगा। अगर मुझे करंट मैक्सिमम चाहिए तो V मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम कितना हो सकता है 0, मतलब I मैक्सिमम मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना, कभी भी MCQ में और न्यूमेरिकल में अप्लाई करना पड़ सकता है कि फॉर मैक्सिमम करंट अगर हम देखें V कितना होना चाहिए, तो V 0 हो जाना चाहिए, मतलब मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला हो जाएगा E बाय R। सो अगेन ये मैक्सिमम करंट मिला। अब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्शन पॉजिटिव y एक्सिस पर E पर है, तो ये ग्राफ का नेचर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन कैसे होगा, स्लोप नेगेटिव है, तो ये माइनस R स्लोप आएगा। ओके, सो हियर इट इज I मैक्सिमम इज इक्वल टू E बाय R, हियर इट इज V मैक्सिमम दैट इज E। V मैक्सिमम कब मिलता है, जब I 0। सो ये क्या था बच्चों, वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू करंट I। सो फाइनली अभी हमने तीनों के तीनों ग्राफ स्टडी कर लिए। ये काफी बेसिक और फंडामेंटल चीज है, एमसीक्यू में कभी भी कहीं भी कुछ भी यूज करना पड़ सकता है, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, सो अब हम इसी टॉपिक के बेस्ड न्यूमेरिकल स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस सी। सो फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखें तो यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन इन फिगर
द वोल्टमीटर रीड्स 1.5 वोल्ट व्हेन द की इज ओपन। बी केयरफुल। पहले तो मैं सर्किट बना लूं। इसमें सारा का सारा न्यूमेरिकल में जो जरूरी चीज है वो है कि क्वेश्चन प्रॉपरली और अच्छी तरीके से रीड करना। ऐसे वोल्टमीटर लगाया हुआ है, यहाँ पर ए मीटर लगा दिया है और उस ए मीटर को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया और की है, ऐसे कुछ सर्किट दी गई है। सो इन द सर्किट शोन इन फिगर वोल्टमीटर रीड्स 1.5 वोल्ट व्हेन की इज ओपन। की जब भी ओपन करेंगे, यहाँ पर ओपन ही रखेंगे ये की बच्चों, मतलब क्या होगा कि इसमें कोनो करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब जो भी वोल्टमीटर हमें दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ईएमएफ हमें इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया है 1.5 वोल्ट। बी केयरफुल। ऐसे करंट के क्वेश्चन में कैसे हम बोल दे कि ये ईएमएफ ही है, की ओपन है, तो वहां से हमें मालूम हो जाना चाहिए। नाउ व्हेन द की इज क्लोज्ड, मतलब जब भी की क्लोज की, मतलब इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगा। करंट फ्लो होने लगा मतलब तब पोटेंशियल वोल्टमीटर का कितना है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1.35 वोल्ट। और उसी वक्त आपको एमीटर का रीडिंग दिया हुआ है आई, दैट इज 1.5 एम्पियर। सो व्हाट वी वांट टू फाइंड, फाइंड द ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो बच्चों ईएमएफ तो पहले से ही मिल गया, कितना होगा 1.5 वोल्ट, क्योंकि की ओपन थी। अब इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो मैंने बोला कि एक फॉर्मूला कभी मत भूलना, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। सो आई आर को सब्जेक्ट बना दो, दैट इज ई माइनस वी। काफी बेसिक क्वेश्चन है। सो स्मॉल आर दैट इज ई माइनस वी बाय आई। सो ई इज 1.5 माइनस वी 1.35 बाय आई 1.5. So it's how much? 0.15 by 1.5. So again इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 0.1 एम्पियर, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। ओके, सो इट्स 0.1 ओम, इट्स आवर आंसर। ओके बच्चों, काफी बेसिक और इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा डिस्कशन की तो कोई जरूरत बनती नहीं है। ओके, सो लेट अस सी वन अनदर क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी करेंगे वो बढ़िया क्वेश्चन होगा, सो बी केयरफुल। सो क्वेश्चन नंबर 2 आज का, a battery of EMF 12 volt and internal resistance 0.5 ohm is to be charged by a battery charger which supplies 110 volt DC। तो ध्यान से समझना कि फिर से a battery of EMF of 12 volt and internal resistance 0.5 ohm। तो पहले लिख देते हैं बैटरी का EMF 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm है, is to be charged by battery charger which supplies 110 volt। तो supply voltage E dash that is 110 volt या V dash बोल दो चलेगा। चार्जिंग का सप्लाई वोल्टेज इतना है। How much resistance must be connected in series with the battery to limit the charging current by 5 ampere। तो इसमें कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे ताकि चार्जिंग करंट है वो 5 एम्पियर हो जाए। ये बैटरी है तो डेफिनेटली उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होने ही वाला है। तो चलो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसको यहाँ पर चार्जर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जिसका वोल्टेज 110 वोल्ट है और अब 5 एम्पियर करंट ही फ्लो होने देना है। ये हमारा रिस्ट्रिक्शन है हमारे पर कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर करंट से ये चार्जिंग प्रोसेस होनी चाहिए। चार्जिंग प्रोसेस हो रही है मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर हो रहा है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो चार्जिंग प्रोसेस हो रही है। नाउ कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करें ताकि करंट की वैल्यू 5 एम्पियर सेट हो जाए, मतलब मुझे यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा वो फाइंड करना। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का ईएमएफ दैट इज 12 वोल्ट। सो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आपको पता तो चली गया। और एक चीज फाइंड करनी है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग। या सो ड्यूरिंग द चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो भी बोला गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज ऑब्जर्व करो, तो यहाँ से 110 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं। मैंने बोला कि चार्जिंग प्रोसेस है तो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ होता है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ दोनों के बीच में, नेट पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V माइनस E, V डैश माइनस E। सो दैट इज 110 माइनस 12 वोल्ट। सो इट्स हाउ मच, इट्स 98 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, चार्जिंग प्रोसेस है तो जो चार्जर का पॉजिटिव है वो इसके पॉजिटिव के साथ ही ऑलवेज होगा, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 110 माइनस 12। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ईडेस मुझे मिला, इफेक्टिव ईएमएफ कितना मिला दोनों के बीच का 98 वोल्ट।
अब I का फॉर्मूला क्या होता है? E डैश बाय R प्लस आर। E बाय R प्लस आर यूज करते थे अब तक, लेकिन उस वक्त यहां पर कोई चार्जिंग डिवाइस अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम बोल देते थे E बाय R प्लस आर। लेकिन अब चार्जिंग डिवाइस अवेलेबल है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा। ओके, सो E डैश दैट इज 98 I5 R plus 0.5. Yeah, so R plus 5R plus 5 5 25 मतलब 2.5 that is 98. So 5R that is 98 minus 2 96 95.5. So R is equal to 19.1 ohm. It's our answer. So बच्चों अब आपको यहां से थोड़ा लॉजिक लगाना है कि ये रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, वो आपको अब समझ में आएगा कि यहां पर मैंने रेजिस्टेंस लगाया है अगर, तो वो हमें क्या मेजर करके दे रहा है कि यहां से 5 एम्पियर करंट ही जाएगा। अगर रेजिस्टेंस दूसरा लगा दूंगा इससे ज्यादा वाला तो उसके अकॉर्डिंगली करंट जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस का काम अपोज करना नहीं होता है, चार्ज करंट को कंट्रोल करना होता है। भले अपोज करके कर रहा हो कंट्रोल, लेकिन हम ये बोलेंगे कि रेजिस्टेंस का यूज हम क्यों करते हैं? करंट के अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इसी की वजह से ये 5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो कितना होता? जस्ट थिंक, मान लो कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो हम क्या लगाते हैं? तो I इज इक्वल टू ई डैश बाय R प्लस आर में R जीरो लगाते हैं। तो R जीरो लगा दूंगा तो ई डैश दैट इज 98, R दैट इज 0.5, सो इट्स 98 टू 196 एम्पियर करंट फ्लो होता। इट्स टू मच। सो जस्ट थिंक 196 एम्पियर 12 वोल्ट की बैटरी सह पाएगी? नहीं, ये क्या होगा? इट विल बी ब्लास्ट, इट विल बी फायर। ओके, ये जल जाएगी बैटरी। तो हमारी बैटरी की सेफ्टी के लिए यहां पर रेजिस्टेंस हम लगाते हैं। सो आई होप अब आपको मालूम पड़ा होगा कि रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट काम क्या होता है। प्रोटेक्ट करना होता है किसको? हमारे गिवन इंस्ट्रूमेंट को। सीरीज में लगा रहे तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये रेजिस्टेंस। ओके, तो ये सिर्फ समझने के लिए था कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाते तो ये बैटरी का क्या होता, सत्यानाश हो जाता। सो एक और चीज इन्होंने पूछी हुई है, क्या पूछी है? लेट अस सी। What will be the potential difference across the terminal of the battery during the charging process? So potential difference V फाइंड करना है, so V is equal to E minus IR। बैटरी के अक्रॉस ही पूछा है तो बैटरी का वोल्टेज, लेकिन E minus IR नहीं यूज करेंगे, हम E plus IR यूज करेंगे। काई को? पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। तो बैटरी चार्ज, व्हेन बैटरी इज चार्जिंग, बैटरी इज चार्ज, V या बैटरी is charging, V is equal to E plus IR. Terminal potential difference V is equal to E plus IR, that is 12 plus I 5 ampere, smaller, that is 0.2. So it's 12 plus smaller, sorry 0.5 है, 5 5 is 2.5. So it's 14.5 volt. So you can easily see कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में, जब बैटरी चार्ज हो रही हो, वरना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज कम होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो। तो इसलिए हमने ये न्यूमेरिकल किया कि सारा का सारा आज जितना भी स्टडी किया ना, वो सारा का सारा आपके अंदर से निकाल दिया ये एक न्यूमेरिकल में। ओके, मास्टरपीस है, $1 मिलियन क्वेश्चन है। ओके, हार्ड नहीं है। आप बोलोगे सर हार्ड तो कुछ है नहीं, फिर भी $1 मिलियन बोल रहे हो। यस, मास्टरपीस है। ओके, सो नाउ अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखें, सारे बढ़िया क्वेश्चन ही करेंगे। सिलेक्टेड, so let us see। example, sorry, question number 3। यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ohm is cut into 3 pieces। तो देखो हमें कोई यूनिफॉर्म वायर दिया हुआ है, मान लो कि ये यूनिफॉर्म वायर ए बी दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 12 ohm है, उसको कट कर रहे हैं। ऑलवेज ये रीड करना और मेंशन करना, कट कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं। सो इट कट इनटू 3 पीसेस इन द रेशियो। तो मान लो AC, फिर CD, फिर DB, 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर रहे हैं ताकि उसका रेशियो क्या हो, 1:2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। मान लो कि पहले की लेंथ x है, दूसरे की 2x हो जाएगी, तीसरे की 3x हो जाएगी। सो 3 पीसेस में हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं
एंड कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्राइंगल। तो पहले जो एक बड़ा सा रजिस्टरिंग वायर था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, फिर उसको कनेक्ट कर रहे हैं ट्राइंगल फॉर्म में। और सेल ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो कोई एक सेल है जिसका ईएमएफ है 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस द हाईएस्ट ऑफ द 3 रजिस्टर। तो ये 3 में से हाईएस्ट किसका होगा? डेफिनेटली इस वाले का रेजिस्टेंस हाई होगा। सो इसका रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 बोल दिया। सो कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। तो पहले तो टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, कट कर रहे हैं मतलब हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना x, इसका कितना 2x, इसका कितना 3x इज इक्वल टू हाउ मच? 12 ओम। अब आप बोलोगे सर ये तो लेंथ थी लेकिन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कि अगर मैं लेंथ कम कर रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस होगा, बढ़ा रहा हूं ट्वाइस कर रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि R इज इक्वल टू रो L बाई A में कट कर रहे हैं तो एरिया कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, मतलब रेजिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ किसके डिपेंडेंट ले सकता हूं? लेंथ के अकॉर्डिंगली ले सकता हूं। सो x प्लस 2x प्लस 3x दैट इज 12 ओम। तो 6x इज इक्वल टू 12, मतलब x मुझे कितना मिला बच्चों? 2 ओम। तो ऐसे में R1 बोल सकता हूं कितना होगा मेरा? 2 ओम। R2 कितना होगा? ट्वाइस ऑफ x मतलब 4 ओम। R3 कितना होगा? साइज ऑफ x मतलब 6 ओम। अब टोटल करके देख लो, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12 ओम हो गया। टोटल रेजिस्टेंस होना ही चाहिए, क्योंकि कट किया है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस 12 जितना ही होना चाहिए। तो अगर ये 12 हो गया मतलब हम सही है जो भी यहां तक किया है। ओके, सो ये हमें क्या मिला बच्चों? अभी तो रेजिस्टेंस मिला। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसको तो ट्राइंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलो पहले तो ट्राइंगल फॉर्म इसका बना दें। ऐसे बना दिया, चलो बना दिया, अच्छा है। नाउ ये 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम। अब इसमें जो जहां पर सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है उसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, फिर ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब हमें करंट फाइंड करना है हर एक रजिस्टर में। तो मान लो ये बैटरी का ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, करंट I फ्लो हो रहा है। तो करंट I यहां से 2 टुकड़ों में डिवाइड होगा, I1 और I2। तो सबसे पहले हमें I फाइंड करना पड़ेगा। तो ये 4 और 2 सीरीज में है, 6, ये 6 के साथ 4 और 2 6 ओम, अगेन नीचे भी 6 ओम है। फिर इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो 6 कितना हो जाएगा? 3 ओम, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस R कितना हो गया? 3 ओम। तो इसके नीचे बना रहा हूं बच्चों सर्किट, ये 3 ओम, अगेन ये बैटरी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। सो नाउ यू कैन इजीली सी, मुझे I फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस अवेलेबल, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस अवेलेबल। सो I इज इक्वल टू E बाय R प्लस R। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? 8 वोल्ट। सो E दैट इज 8 बाय R 3 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 1, सो इट्स 2 एम्पियर। सो I 2 एम्पियर निकलेगा यहां से। अब आप देखोगे तो ये 2 और 4 सीरीज में है, 6 ओम। अगर यहाँ पर 2 एम्पियर आ रहा है, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, पोटेंशियल भी सेम है, तो करंट भी क्या होगा? डिवाइड होगा, वो आधा आधा होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 ओम है तो उसमें भी 1 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा। मतलब I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। इतने सारे हमने रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन किए, तो आई होप कि अभी आपको डायरेक्ट मालूम पड़ गया हो कि 1 एम्पियर कैसे गया। ओके, कि यहाँ से 2 एम्पियर अगर आ रहा है तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम है ऊपर नीचे। अब आप ये मत देखना 2 ओम, उसके साथ 4 भी है, ओके सीरीज में है तो करंट तो सेम ही जाएगा दोनों में। सो हम बोल सकते हैं 2 ओम में भी 1 एम्पियर जाएगा, 4 ओम में भी 1 एम्पियर जाएगा और 6 ओम में भी 1 जाएगा। सो इट्स आवर आंसर। ओके, सो दैट्स इट। सो बच्चों आज अभी यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ओके, काफी बढ़िया टॉपिक रहने वाला है। सो थैंक यू।